कहानी की शुरुआत होती हमारी भोली भाली हीरोइन काई जीन से अपने भाई जीन से बचने की कोशिशें कर रही होती। जीन उसे पकड़कर गुस्से में कहता है, कान खोलकर सुन लो, उस पार्टी में तो कांग सू भी आने वाला है और वो तो गर्ल्स की परछाई को भी हेट करता है, तुम उससे दूर रहना। तो काई जीन कहते गुस्से में, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है, मुझे भी लड़कों से डर लगता है, मुझे वो नहीं पसंद, मैं खुद ही उससे दूर रहूंगी। और ये कहकर वो तो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। अब सीन बदलता है और हम पहुँचते हैं उसी पार्टी में जहाँ पर कांग सू के दोस्त यान और जी कुछ लड़कियों के साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो आपस में बातें करते हैं कि आज तो जिन का बर्थडे है ना। अच्छी बात है कांग सू यहाँ पर नहीं आया है। यान के फोन पर मैसेज आता है कि कांग सू रास्ते में है। अब ये सुनते सबके तो होश उड़ जाते क्योंकि कांग सू आने वाला है और उन सब ने पार्टी में लड़कियों को बुलाकर तो बहुत ही बड़ी गलती की है और वो तुरंत वहाँ सारे लड़कियों को तो भगा ही देते हैं। और तभी वहाँ पर हमारे हीरो कांग सू की एंट्री होती है। उसकी नज़र सीधे उन लड़कियों पर पड़ती जो कि वहाँ से जा रही थी। वो काफी गुस्सा होता है और अपने दोस्तों से आकर पूछता है, यहाँ ये सब क्या चल रहा था। जी तो घबराकर सफाई देता है, कांग सू हमें क्या पता था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे, वरना हमारी हिम्मत कि हम लड़कियों को यहाँ पर बुलाते। और ठीक उसी पल वहाँ पर तो जीन भी पहुँच जाता है और उसके पीछे ठीक हमारी हीरोइन काई चीन होती है जो कि बार बार झांक रही थी कि तभी कांग सू की नजर उस पर पड़ जाती है और दोनों की यहाँ पर आंखें मिलती हैं। काई चीन सोचती अजीब बात है, पहली बार किसी बॉय को देखकर मुझे डर नहीं लग रहा। और उधर कांग सू के दिमाग में भी बातें घूम रही थी, इस लड़की से मुझे नफरत क्यों नहीं हो रही। तभी जी कहता ये लड़की कौन है। जिन कहता ये मेरी बहन है, इसका नाम है काई चीन और उसे सबको हेलो कहने के लिए कहता है। तभी जी मजाक में कहता है, जीन तुम्हारी बहन तो बहुत ही खूबसूरत है, कहीं ऐसी बात तो नहीं ना कि तुम इसे कांग सू को तोहफे में देने के लिए लेकर आए हो ताकि कांग सू की लड़कियों से नफरत करने की बीमारी ठीक हो जाए। और यहाँ पर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सुनकर जिन तो काफी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाता है क्या बकवास कर रहे हो। कि तभी काई चीन उसे रोक लेती है, बोलती भाई प्लीज बाहर लड़ाई मत करो वरना मैं डैड को बता दूंगी। और ये सुनकर तो कांग सू भी काफी गुस्सा होता है और गुस्से में जी को घूरता है और पलक झपकते उसकी गले की चेन को पकड़कर खींचता है। बोलता है अभी इसी वक्त बैठकर घुटनों पर काई चीन से माफी मांगो वरना ये नेकलेस तेरे गले का फंदा बन जाएगा और सबको जमीन पर पटक देता है। अब जी तो डर के मारे खुद को ही पनिश करता है और माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। अब ये देखकर जिन तो काफी हैरान हो गया था कि आखिर कांग सू को क्या हो गया है आज। वो कभी इतना गुस्सा तो नहीं करता किसी लड़की के लिए। फिर आगे माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और कांग सू तो काई चीन को ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो लेने से मना करती तो वो स्माइल देता है, बोलता है तुम कितनी अच्छी लड़की हो, इसे पी लो, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। कि तभी चीन कहता है काहे की अच्छी लड़की, इसकी माँ तो बाहर वाली मिस्ट्रेस है। अब ये सुनकर तो काई चीन काफी गुस्सा हो जाती, कांग सू के हाथ से ड्रिंक को लेकर जीन के ऊपर फेंक देती और चिल्लाती मुझे जो कहना है कहो, मेरी माँ के बारे में एक शब्द मत कहना। ये देखकर जिन भी गुस्सा होता है, चिल्लाता है तुम यहाँ से जा सकती हो, जाना है तो जाओ। ये सुनते काई चीन तो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब ये सब देखकर कांग सू तो इरिटेट हो जाता है और कहता है तुमने खरगोश को गुस्सा दिलाया तो काटेगी ना। तभी जिन बड़बड़ाता है पता नहीं डैड ने इसे घर में क्यों रखा है, अगर ये लड़का होता ना तब तक मैंने इसकी कुटाई कर दी होती, पर लड़की मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। उधर काई चीन तो अकेले बैठकर काफी रो रही थी कि तभी वहाँ पर तो कांग सू सिगरेट को जलाते हुए आता है और बोलते तुम्हारे भाई को काफी बुरा फील हो रहा है, उसने बोला कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। तो काई चीन अपने आंसू को पोंछती है और कहती मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली तो लैंडमाइन बनाती है ना, और मेरे भाई ने कहा था अगर मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया ना तो तुम मुझे उसी में फेंक दोगे। ये सुनकर तो कांग सू यहाँ पर हंसी पड़ता है। वो उसके काफी करीब आता है और पूछता है कि तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। मैं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं तुम्हें प्यार का मतलब समझा पाऊँ। ये सुनकर काई चीन तो पीछे हट जाती है, बोलती तुम्हें तो लड़कियों से नफरत है ना, तो मेरे पास क्यों आ रहे हो। कांग सू कहता है तुम बहुत ही छोटी और मासूम दिखती हो ना, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तो काई चीन कहती तुम बहुत ही बड़े दिखते हो इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। तो कांग सू यहाँ पर तो अजीब सी डील रखता है, बोलते तुम मेरी हेल्प करो, लड़कियों से हेट करने की आदत को बदलने के बदले में तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम लड़कों से ना डरो, फिर तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मिल ही जाएगा। वैसे उनका काई चीन कहती तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त की बहन पर लाइन मारते हुए,
और यह कहकर वो तो वहाँ से भागने लगती है। और कार में घर जाते वक्त तो जिन उसे फ़ोन पर समझा रहा था कि कांगसू तुम्हें घर छोड़ देगा, आज मॉम डैड घर पर नहीं है और डर लगे तो आंटी के साथ में सो जाना। कैचिन बोलते मुझे डर नहीं लगता। तो जिन गुस्से में कहता है मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर की डरपोक हो और मैं तुम्हारा बाप बन के तो थक चुका हूँ। तो कैचिन भी गुस्से में कहती मुझे तुम्हारे जैसा बाप ना नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं तो कांगसू को अपना डैड बना लूंगी। और यहाँ पर फ़ोन को कट कर देती है। अब सुनकर कांगसू तो यहाँ पर उसे टीज करता है और हंसता है, बोलता है तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहती, मुझे अपना डैडी बनाना चाहती हो। अब कैचिन तो काफ़ी एम्बैरस होती, कहती सॉरी मैं भूल गई थी कि आप यहाँ पर हो, पर सच में मुझे इन सारी बातों के चक्करों में तो नहीं पड़ना है। कांगसू कहता है मैंने आज तक इतनी क्यूट लड़की नहीं देखी है। तो कैचिन कहती मैंने भी इतना चिपकू लड़का नहीं देखा है। कांगसू कहता है सारी मजाक की बातें छोड़ो, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हारे भाई को बोल दूंगा कि वो तुम्हें मेरे बर्थडे में लेते आएगा। तो कैचिन बहाना बनाती कि मैं उस दिन काफ़ी बिजी हूँ, हमारे पड़ोस वाले डॉगी के बच्चे होने वाले हैं ना, अब जल्दी तुम गाड़ी चलाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब कांगसू तो कैचिन की इस बचकानी हरकतों को देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। फिर घर पहुंचकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है याद रखना कि तुम्हें मेरे बर्थडे में आना है। अब उसी रात को नशे की हालत में तो जिन आता है और बड़बड़ाता है कि उसे एक डॉग चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो डॉग नहीं रख पाता क्योंकि कैचिन को तो डॉग से एलर्जी है। तो कैचिन इस पर उसे डॉग रखने के लिए अलाउ कर देती है घर पे। उसे जिन की यहाँ पर तो काफ़ी फिक्र होती है। और अगले दिन तो जिन डॉग को घर लेकर आता है और यहाँ पर वो कैचिन को चिढ़ाता है, सुनाते हुए कहता है कितने विचार है ना वो लोग जो अपने अस्थमा की वजह से इतने प्यारे डॉगी को भी नहीं रख सकते। अब ये सब देखते घर में तो हंगामा मच जाता है। डैड तो जिन पर काफ़ी चिल्लाते, कहते तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बहन को अस्थमा है, तुम्हें थोड़ी भी अपनी फैमिली मेंबर्स की फिक्र नहीं है। तो जिन गुस्से में कहता है ये लड़की इस फैमिली की मेंबर नहीं है, आप हमेशा बस उसकी केयर करते, मेरी नहीं। ये सुनते ही तो डैड उसे लगा देते हैं और काफ़ी कड़वी बातें सुनाते हैं। सुनकर जिन तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कहता ठीक है मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, अब तुम सब तीनों अपनी फैमिली नकली बनाकर हैप्पी से रहो और खुश रहो। अब कैचिन सब देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो तो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और वो सारी बातें बताती है कि मॉम अंकल जिन भैया की कोई गलती नहीं थी इसमें, मैंने कहा था डॉग लाने के लिए। तो डैड काफ़ी गुस्सा होते, बोलते मैंने जो किया ठीक किया, उसकी सारी पॉकेट मनी में तो बंद कर दूंगा, उसके कल ठिकाने आ जाएगी। अब कैचिन को तो काफ़ी बुरा लगता है। फिर वो जिन को मैसेज करती है पर जिन ने उससे कोई रिप्लाई नहीं किया होता है। केली काफ़ी उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर कांगसू आ जाता है, कहता है मूड खराब है ना, चलो मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलवा देता हूँ। कैचिन कहती क्या तुम्हें पता है कि मेरा भाई कहाँ पर है? कांगसू कहता ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल वो मेरा दोस्त है ना, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरे दोस्त बनना होगा पहले। इस सुनकर कैचिन तो तुरंत मान जाती है। फिर कांगसू तो कैचिन को अपने दोस्तों के सीक्रेट बेस पर लेकर जाता है और अंदर जिन तो अपने दोस्तों पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, उनसे लड़ाई कर रहा होता है, गुस्से को शांत कर रहा होता है अपने। तभी वहाँ पर कैचिन पहुँचती है और होते अपने भाई से वो तो काफी माफी मांगती है। कैचिन कहती भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारी जिंदगी में आ ही की हूँ, मैं जल्दी स्कूल चली जाऊंगी और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। अब कैचिन को रोता और देखते जिन को काफी बुरा लगता है, बोलता है किसने कहा कि तुम वापस नहीं आ सकती उस घर में। वो भी कैचिन को सैड दिखना नहीं चाहता और बोलता है क्या तुम मुझे फिर से अकेले छोड़ना चाहती हो? कैचिन बोलती है तो क्या तुम घर चलोगे? जिन यहाँ पर हाँ कह देता है और फिर वो नखरे दिखाता है कि मैं बस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे मनाने पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, समझी ना तुम। इस पर कैचिन तो काफ़ी खुश होती है। फिर आगे जिन कहता है मजाक में कैचिन से तो बताओ मेरे तीनों दोस्तों को देखकर तुम इनके बारे में क्या सोचती हो? तो कैचिन तो सबको एक एक कर देखती है। कैचिन जी को देखती है, बोलती ये तो बहुत ही लॉजिकल और काफ़ी स्मार्ट बातें करते, पर इन्होंने कहा कि गलती मेरी थी, इसका मतलब ये बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। तो जी सोचता है आखिर मेरी तारीफें कर रही है कि बुराई कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो यान को देखती है, बोलती वेल इन्हें घर और डॉग बहुत ही पसंद है ना, और उनकी हरकतें भी मेरी डॉग की तरह काफ़ी क्यूट है, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यान सोचता है आखिर लड़की मेरी तारीफें कर रही है कि बुराई कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो तो कांगसू को देखती है और कहती है ना यहाँ पर सबसे बुरे हैं, पता ये ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक भी नहीं है। इस पर कांगसू कहता है कैचिन तुम में तो बहुत ही हिम्मत है। तो जिन स्माइल देता है और कहता है मेरी बहन ने तो सच ही कहा है ना, और तुम पहले इंसान बनना सीखो। तो कांगसू गुस्से में तुरंत तलवार को निकालता है और जिन उसे रोक लेता है। यहाँ पर दोनों लड़ाई स्टार्ट ही कर देते हैं।
जिन कहता है गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुमने तो कहा था ना कि काइचिन सबको जज कर सकती है। तभी फ्रेंड कहते हैं कांगसू, काइचिन ने हमारी बुराई की अच्छाई की है, समझ ही नहीं आ रहा है, पर इसने तो हमें डांटा है ना। तो कांगसू यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे बीस्ट कहा ना। तो काइचिन कहते हैं एक ही बातें मैं आपको कितनी बार बताऊं। तो कांगसू सोचता है इसे मनाना इतना आसान नहीं है। तभी जिन कहता है बस बहुत हुआ, काइचिन को कॉलेज भी तो जाना है ना। तो काइचिन कहते भैया आप नहीं चलोगे। तो जिन कहता है मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो कांगसू कहता है मैं इसे कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। उसे लेकर वो तो चला ही जाता है और रास्ते में काइचिन को समझाता है कि उसे जिन को खुश करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही घर आ जाता। तो काइचिन काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं उसे खुश नहीं कर रही, मुझे बस उसकी भावनाओं की फिक्र है। नहीं चाहते कि जिन की फीलिंग्स मेरी वजह से हर्ट हो और वो अपने डैड को हेट करे। मैंने अपने डैड को हमेशा हैप्पी रखना चाहा, पर कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने अपने रिश्तों को भी खो दिया। ये देखकर कांगसू सोचता है ये पहले अपने डैड के साथ में रहती थी काफी डिसिप्लिन में, फिर अपनी माँ के साथ आएगी अपने दूसरे डैड के साथ रहने के लिए, और इसे अब तक लगता है कि एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। आखिर इसके मन में कितना दर्द छुपा है ना। तभी काइचिन कहती बस ऐसे चली जाएगी और वहां से वो तो भाग जाती। अगले सीन में कांगसू कार में काइचिन का वेट कर रहा होता है, उसका फोन ही लग रहा था, वो चिंता के मारे यहाँ पर पागल हो रहा था। फौरन सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है आसपास के सारे बस के स्टॉप के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। यहाँ पर काइचिन को तो काफी वरी कर रहा था और हमारी काइचिन कहाँ पर थी, एक गेमिंग पार्लर में, जहाँ पर वो तो बच्चों की तरह गेम प्ले कर रही थी। तो कांगसू तो पर भागते पहुंच जाता है, उसे देखकर चिल्ला पड़ता है तो मेरे साथ चलने की बजाय यहाँ पर गेम खेल रही हो। तो काइचिन कहती चुप भी करो। वो गेम में ध्यान लगाती है और कहती बस इस लेवल को पूरा कर लेने दो, और गेम खत्म होती वो वहां से चुपके से तो खिसकने लगती है। तो कांगसू उसे पकड़ ही लेता है, कहता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तभी काइचिन की नजर तो एक क्लॉ मशीन पर पड़ जाती है और जिद करती कि उसे वो खिलौना चाहिए। तो कांगसू कहता ठीक है, पर तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर कांगसू का तो मिशन टॉय स्टार्ट हो जाता है। वो बार बार बड़े कूलिंग स्टाइल में तो गेम खेलना स्टार्ट करता है, पर खिलौना हर बार तो हाथ में से आकर ही गिर जाता है। अब ये देखकर काइचिन तो काफी मजाक उड़ाते कांगसू का और काफी हंसती है। बेचारा कांगसू, उसकी इज्जत तो यहाँ पर दांव पे लगी थी ना। वो कहता है ये गेम ही बेकार है। तो काइचिन कहती हंसते हुए गेम नहीं, तुम्हें खेलना नहीं आता, और आप उसे चिढ़ाती है। अब कांगसू तो हार मानने वाले में से नहीं था, वो घंटों तक कोशिशें करता है। तो काइचिन तो बोर होकर जमीन पर वहीं बैठ जाती, कहती अगर नहीं हो रहा तो घर चलते हैं ना। कांगसू कहता चुप रहो, जब तक मैं इन दोनों टॉयज को नहीं निकालूंगा ना, मैं यहाँ से घर नहीं जाऊंगा। और गुस्से में फोन को निकालता है, कहता है मैं स्टोर पर तो केस कर दूंगा। ये देखकर काइचिन उसे रोकती और आखिरकार उसकी जिद करने पर कांगसू यहाँ पर तो हार मान लेता है। कार में वापस आते समय काइचिन तो उसे थैंक यू कहती है। तो कांगसू कहता है बस थैंक यू नहीं मेरे बारे में, तुम पहले कुछ अच्छा कहो। तो वो कहती है ही तुम टेक्नोलॉजी में अच्छे नहीं हो, पर तुम्हारी आंखें लोगों को डराने के लिए ना काफी अच्छी हैं। ये सुनकर कांगसू तो हैरान हो जाता है, कहता मैंने तो तारीफें मांगी थी ना। और गुस्से में कहता चिढ़ाते हुए हाँ मैं तो बच्चों को डराने में काफी माहिर हूँ ना। तो काइचिन डर के मारे उसे टैक्सी का किराया समझकर पैसे देना स्टार्ट ही कर देती है। कांगसू के हाथ में पैसों को थमा देती, दरवाजा खोलकर वो तो वहां से भाग जाती है। अब ये सब कुछ देखकर कांगसू तो मन में सोचता है अपनी कार में बैठते हुए इस लड़की को समझाना तो लोहे के चने चबाने जैसा है, आखिर ये मुझसे प्यार कब करेगी। और उधर काइचिन तो चोरी की तरह चुपके चुपके घर में घुस रही थी कि तभी उसका भाई जिन हंसता है। सामने वो खड़ा होता है, बोलता है मैडम तो बड़ी जल्दी आ गई, वैसे तुम कहाँ घूम रही थी और नाच रही थी। तो काइचिन कहती तुम्हारा दोस्त है ना कांगसू, जिसके बारे में तुम हमेशा बातें करते हो, मैं तो इसके साथ ही थी, पता है तुम्हें। अब ये सुनते ही तो जिन थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, समझी तुम, बस मेरी वजह से कांगसू तुम्हारी केयर कर रहा है, तुम पर ध्यान दे रहा है। और एक राज की बात बताओ तुम्हें, उसे तो बाहर वाले के नाम से भी नफरत है, मिस्ट्रेस वर्ड उसे नहीं पसंद। अब ऐसे में काइचिन का दिल तो बैठ ही जाता है, कहती क्या मतलब है तुम्हारी बातों का, मेरी माँ कोई मिस्ट्रेस नहीं है। जिन बोलता जो तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम इसके बारे में सपने देखना बंद कर दो। अब ये सारी बातें काइचिन को तो किसी तलवार की तरह चुभ रही थी कि कांगसू तुम्हें बस एक पालतू जानवर की तरह समझता है, जिससे खेलकर वो अपना मनोरंजन करता है, इसलिए किसी अमीन मैन के पीछे बेशर्मों की तरह पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। जिनको तो काफी बुरा लगता है, गुस्से में कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली से 1 रुपया नहीं लूंगी और तुम्हारे टाइप के लोगों से मैं ना काफी दूर रहूंगी, पर सुन लो मेरी माँ कोई बाहर वाली नहीं है। तो जिन बोलते तुम रोने देने का नाटक क्यों कर रही हो यहाँ पर, तुम्हारी माँ ने मेरे डैड को फंसाया है।
अब सुनो कैचिन का सब्र का बांध तो टूट ही जाता है। जिन के लगा देती है, बोलती तुम अपने डैड को समझते क्या हो, एक बूढ़ा बदसूरत आदमी जिनका तुम्हारे जैसा बिगड़ल बेटा है, अगर वो मेरी माँ के पीछे ना पड़े होते ना तो वो कभी उनके पास नहीं आती। और दोनों भाई बहन के बीच में यहाँ पर तो अच्छी खासी भयानक वाली लड़ाई हो जाती है बातों की। कैचिन तो रोते हुए अपने कमरे में ही भाग जाती है। अगली सुबह वो अपनी माँ से कहती है कि उसने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है और वो तो आत्मनिर्भर बनना चाहती। तभी उसकी माँ की नज़र उसके सूटकेस पर पड़ती है जिसका सामान कभी पूरी तरह से बाहर निकाला नहीं गया था। माँ पूछती है तुम हमेशा ऐसे क्यों रहती हो, जैसे कि कभी भी यहाँ से जाने के लिए तुम तैयार हो। तो कैचिन तो बातों को टाल देती है, पर माँ अपनी बेटी के दर्द को तो समझ चाहती है। कैचिन घर में कंफर्टेबल फील नहीं करती और यहाँ पर वो कैचिन के लिए अपने पैसों से छोटा सा अपार्टमेंट खरीदने का वादा करती है। उधर कांगसू को पता चलता है कि कैचिन ने तो पार्ट टाइम जॉब चालू कर दी है और आज तो उसका बर्थडे था। वो सब कुछ छोड़कर सीधा कैफे पहुंच जाता है जहाँ पर कैचिन तो काम कर रही थी। कैचिन से कहता है मेरे साथ चलो, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। लेकिन जिन की सारी कड़वी बातें यहाँ पर तो कैचिन के कानों में ही गूंज रही थी और वो भारी मन से कहती सॉरी, हम दोनों का स्टेटस एक जैसा नहीं है ना, और उसे वहाँ से जाने को कह देती है। और पहली बार कांगसू को किसी लड़की ने इस तरह से रिजेक्ट किया था। तो हैरान परेशान और दुखी होकर अपने दोस्त यहाँ से टिप्स मांगने लगता है कि आखिर लड़कियों को कैसे मनाया जाता है। अब कहानी में कैसा मोड़ आता है जहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। एक्चुअली में जिन गलती से अपनी सौतेली माँ यानी कि कैचिन की माँ की नौकरानी से करते हुए बातों को सुन लेता है, जहाँ वो कैचिन के बचपन के बारे में बताती है। उसे पता चलता है कि कैचिन की सौतेली माँ उसे हमेशा भूखा रखती थी। घर के सारे काम करवाने के बाद भी उसे हमेशा बिल्लियों का बचा हुआ खाना देती थी, उसके साथ खेलने के लिए भेज देती थी, जिससे कैचिन को जिंदगी भर के लिए अस्थमा हो गया। अब ये बातें सुनकर तो जीन का दिल ही टूट जाता है। उसे काफी बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बहन कैचिन ने कितना कुछ सहा है। अब ये बातें जानने के बाद दोनों भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर बदलने लगता है। एक शाम जब कैचिन अपनी पहली तनख्वाह घर लेकर आती है तो जीन मजाक में उसे 100 रुपए छीन लेता है और दोनों बच्चों की यहाँ पर लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगले दिन जीन तो अपनी सैलरी में से आधी रकम लाकर कैचिन के हाथों में रख देता है और उसे जॉब छोड़ने के लिए कहता है। अब इनका रिश्ता ना पहले से काफी अच्छा हो गया था और जिन की केयर देखकर कैचिन को भी काफी अच्छा फील हो रहा होता है। और एक दिन कांगसू यान की छोटी बहन मिनी को कैफे लेकर आता है और यहाँ पर वो तो उसकी बहन की काफी केयर करती है और खेले खेल में बातों बातों में वो कैचिन बताती है कांगसू को कि 8 साल की उम्र से वो अपनी भाई की सौतेले भाई की काफी केयर करती आई है। उसने अपने भाई को पाला था। ये सुनकर कांगसू के दिल में तो कैचिन के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। उसी रात जब कैचिन अपनी जॉब से लौट रही थी तो उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर कर भागती कि वहाँ पर सीधे वो तो कांगसू से टकरा जाती है और तभी उसे पता चलता है किसी ने उसके बैग को काट कर उसमें से 20,000 रुपए को चुरा लिए है जो कि उसे जिन ने दिए थे। वो तब जोर से रोना स्टार्ट ही कर देती है तो कांगसू शांत करवाने की काफी कोशिशें करता है। बोलता है चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, डबल दूंगा नहीं ट्रिपल दूंगा। अच्छा ठीक है रोना बंद करो, चलो ठीक है मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। इस पर कैचिन कहती मैं यहाँ पर अपने पैसे खोने पर रो रही हूँ और तुम अपनी अमीरी का दिखावा कर रहे हो। वो रोते हुए भी यहाँ पर कांगसू को तो काफी डांटती है। कांगसू तो मुस्कुराता है, उसे प्रॉमिस करता है कि वो तो चोर को ढूंढ निकालेगा, उसे उसके पैसे वो तो वापस दिलवा के रहेगा, पर पहले वो उसे खाना खिलाने की जिद करता है। अब कैचिन तो आंसू को पोंछ कर रेस्टोरेंट में जाती और खाना ऐसा ऑर्डर करती कि जैसे कल हो ना हो। अब ढेर सारे खाने का ऑर्डर देखकर कांगसू तो काफी हैरान हो जाता, उसे देखता ही रह जाता है। बोलता है कमाल की हो तुम, तुम्हारे इमोशंस तो मौसम की तरह बदलते हैं, अभी रो रही थी और अब खा रही हो। तो कैचिन तो मुंह में खाना भरते हुए कहती क्योंकि मुझे भरोसा है जैसे तुमने मुझे गेमिंग पार्लर में ढूंढ लिया था ना, वैसे मेरे पैसे भी ढूंढ ही लोगे। और सच में कांगसू के पास एक फोन को घुमाते सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से यहाँ पर कैचिन को अपने पैसे भी मिल जाते जो कि चोरी हुए थे। अब कैचिन तो इतनी खुश होती है ना कि उसके लिए कोई स्पाइसी डिश को ऑर्डर कर देती है और बेचारा कांगसू जो कि तीखा कभी खाता ही नहीं है, पसंद ही नहीं था, बस कैचिन को देखकर यहाँ पर काफी खुश होता है और स्माइल देता है। जाते वक्त वो कहता है अब से मैं तुम्हें रोज काम के बाद लेने के लिए आया जाया करूँगा, अकेले जाना सेफ नहीं है। तो कैचिन कहते मुझे लगता है ना कि सबसे खतरनाक पर्सन तो तुम ही हो, और वहाँ से चिढ़ाते हुए भाग जाती हैं। उसी रात कांगसू अपने दोस्त से ऑनलाइन पूछता है कि क्या प्यार में पड़ने के बाद इंसान अजीब हरकतें करता है, तो उसके दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, बोलते लगता है कि जनाब को प्यार हो चुका है।
और प्यार में तो इंसान का दिमाग सारे सेंस काम करना बंद कर देते हैं। अगली सुबह तो जीन और काइजिन के बीच में फिर से पार्ट टाइम जॉब को लेकर लड़ाई हो जाती। जीन नहीं चाहता कि काइजिन पार्ट टाइम जॉब पर जाए, तो काइजिन भी तंग आकर फैसला करती कि वो तो स्कूल के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी। उसकी माँ भी परेशान हो जाती, पर तभी वो उसे एक नया फ़ोन देती है और बताती तुम्हारे भाई ने दिया है। कह रहा था कि हॉस्टल में ये काफ़ी अच्छा नेट के लिए काम करेगा और वो नहीं चाहता कि तुम बोर हो जाओ। तो काइजिन को भी एहसास होता है कि चाहे वो कितनी भी लड़ाई करे अपने भाई जीन से, पर उसके भाई हमेशा उसकी परवाह करता है, उससे प्यार करता है। हॉस्टल पहुंचते ही काइजिन को खबर मिलती है कि कोंगसू तो फूड पॉइजनिंग की वजह से अस्पताल में भर्ती है। उसे तुरंत याद आता है कि उसने तो उसे काफी स्पाइसी खाना खिलाया था ना, उसकी वजह से हुआ होगा। अब वो तो काफी गिल्टी फील करती और फ्लावर्स लेकर अस्पताल पहुंचाती, बोलती सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप तीखा नहीं खा सकती, आप जल्दी ठीक हो जाओ। तो काइजिन यहाँ पर उसे चिढ़ाता है, बोलता है क्या मैं आप हूँ, मैं तुमसे बस 4 साल बड़ा हूँ, कोई बुढ़ा नहीं हूँ। तो काइजिन उसकी हालत को देखकर उसे पानी पिलाती, काफी खराब होती उसकी हालत, और कहती मैं यहाँ के मेडिकल बिल को ना पे कर दूंगी। सुनकर कोंगसू तो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है अगर भरपाई करनी है तो फिर ठीक है, एक किसी कर दो। अब ये सुनकर काइजिन तो काफी घबरा जाती, उसे झटक देती है और बोलती मेरी पर्सनैलिटी ना अच्छी नहीं है, तुम किसी अच्छी लड़की को खोज लो, और वहाँ से वो तो भाग जाती है। कुछ दिनों बाद जब काइजिन शॉपिंग करते हुए कोंगसू को किसी लड़की के साथ में देख लेती है, उसका दिल यहाँ पर टूट जाता है और वो तो सैड होकर घर चली जाती है। उसे नहीं पता था कि कोंगसू तो उस लड़की को वहाँ पर रिजेक्ट कर रहा था। और फिर काइजिन तो गुस्से में और जेलसी में कोंगसू को मैसेज करती कि वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ में बिजी है, उसे नया नया प्यार हुआ। ये अब इस सुनकर कोंगसू का गुस्सा तो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। सीधा वो जिन को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी कि तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड बन चुका है। और फिर यहाँ पर शुरू होता है सिलसिला ढेर सारे सवालों का। यहाँ पर जीन और कोंगसू तो काइजिन को घेर लेते हैं। जीन पूछता है कौन है वो और कहाँ रहता है, क्या करता है। तो कोंगसू से ताना मारता है और कहता है मैं श्योर हूँ वो मेरे इतना हैंडसम और अमीर तो नहीं होगा ना, पक्का कोई बदसूरत ही होगा। तो जीन कहता है क्या तुम्हारे आसपास इतने अच्छे लड़के हैं फिर भी तुमने किसी बदसूरत को चुना, क्या तुम अंधी हो चुकी हो। तो कोंगसू से आइडिया देता है एक काम करो, तुम अपनी बेड के सामने मेरी फोटो लगा लो, तुम्हारा स्टैंडर्ड ना सुधर जाएगा और हाई हो जाएगा। अब काइजिन का मन तो करता है कि उन दोनों की वहाँ पर कुटाई कर दे, पर वो तो गुस्से में चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती हैं। अब जब घर पर माँ उस नकली बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो काइजिन कह देती कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, और इस बात का फायदा उठाकर कोंगसू कहता है काइजिन की माँ से कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो काइजिन का बहुत ही ध्यान रखेगा और किसी बुरे लड़के को वो तो काइजिन के आसपास भी नहीं भटकने देगा। अब काइजिन को लगता है कि वो तो बुरी तरह से फंस चुकी है अपनी बातों में, और इसी रात तो काइजिन को मनाने के लिए कोंगसू छत से आ जाता है और यहाँ पर वो काइजिन को एक परफ्यूम की बोतल गिफ्ट करता है। इसे काइजिन तो चुपके से काफी पसंद करती है और बाद में कोंगसू एक्सेप्ट करता है जिनके सामने कि उसे काइजिन की मासूमियत, उसकी नादानियाँ, उसका शोर मचाना, बातें करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और सच में काइजिन से प्यार करने लगा है। ये सुनकर जिन तो हैरान ही हो जाता है कि उसने कभी कोंगसू को किसी भी लड़की के लिए ऐसी बातें फील करते हुए तो नहीं देखा था। और वो तो कोंगसू को चैलेंज करता है क्या तुम सच में काइजिन को चेस करोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। कान खोल के सुन ले, मेरी बहन ने बचपन से ना बहुत ही दुख झेले हैं और मुझे अपनी बहन के लिए इतना अच्छा लड़का खोजना है कि जो उसे कभी दुख ना दे। तो यहाँ पर कोंगसू काफी शांत होता है और कहता है मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा, मेरी बातों पर भरोसा करो। जिन तो काफी गुस्सा होता है। अब अगली सुबह तो कहानी में काफी मजेदार मोड़ आता है। एक्चुअली में काइजिन ना कोंगसू के भेजे के गिफ्ट को यानी परफ्यूम को अपने भाई जिन को दे देती है और कहती है कि उसके लिए जिन ने भेजा है। जिन तो सारी बातों से काफी अनजान था। गिफ्ट देखकर वो तो सोच में पड़ जाता है और कहता है आखिर लड़का मुझे परफ्यूम क्यों देगा, कहीं वो मुझसे तो। वो सीधा कोंगसू को फोन करता है और कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ पर मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम मुझसे इतने फ्लर्टी क्यों हो रहे हो। अब इसमें कोंगसू तो काफी हैरान हो जाता है, कहता है क्या, अरे तुम्हारी बहन के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। जिन कहता है ओह अब मैं समझा, तुम मेरे करीब आने के लिए पहले मेरी बहन को पटा रहे हो, पर कान खोल के सुन लो मुझे मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम। इतने कहकर वो तो फोन को कट कर देता है। और ये सब सुनकर काइजिन तो यहाँ पर काफी हंस रही होती है, सारा मजाक तो उसने किया होता है ना। और फिर दोनों भाई बहन मिलकर यहाँ पर तो कोंगसू को चिढ़ाने का प्लान बनाते कि वो घर के बाहर बोर्ड लगा देंगे कि कुत्तों का आना और कोंगसू का आना यहाँ पर तो मना है।
कांचीन को अपने दोस्तों का फोन आता है। वो तो काफी खुश होती है और मिलने के लिए हाँ कह देती है। तो जिन कहता है क्या बात है। कांचन बताती दोनों मेरे हाई स्कूल से बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनके साथ में डिनर पर जाना चाहती हूँ। जिन बोलता है ठीक है, तुम अपने मंकी बॉयफ्रेंड को छोड़कर जिसके साथ चाहे जा सकती हो। अगले दिन तो कांचन अपने दोस्त मिमी से और अपने दोस्त हाउ से मिलकर काफी खुश होती है। ढेर सारे यहाँ पर सब बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और लड़ाई करते हैं कि तभी उसे तो कॉन्गसू का कॉल आ जाता। पूछता है तुम कहाँ पर हो। तो कांचन कहते मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। कॉन्गसू कहते तुम हमेशा किसी न किसी के साथ में होती हो, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। कांचन कहते क्यों। कॉन्गसू कहता है तुम जहाँ भी जाती हो, जिससे मिलती हो, जो खाती हो, जो पीती हो, मुझे सारी बातें पता होनी चाहिए, समझी तुम। अब ये सारी बातें कांचन के दोस्तों सुन रहे होते हैं और कांचन एड्रेस बताने से मना करती है। कॉन्गसू बोलते तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खोज नहीं पाऊंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। तो कांचन गुस्से में कॉल को कट कर देती है। तभी हाउ कहता है क्या बात है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। दोनों चिढ़ाते तो कांचन कहती ऐसी बातें मत करो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, वो तो बस एक पागल लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा है। और तभी वहाँ पर तो मॉल में भागते हुए जीन आ जाता है। तो कॉन्गसू ने बुलाया होता है। जिन बोलता है तुम मुझसे पहले यहाँ पर कैसे आ गए। कॉन्गसू कहता है मैं तुम्हारी बहन की केयर कर रहा था। जिन तो हाउ को देखता है, बोलता है यही तो कांचन का बॉयफ्रेंड नहीं ना। इस पर कॉन्गसू कहता है अपना मुंह बंद रखो, उसकी पसंद ऐसे नहीं हो सकती, पर अगर ये उसका बॉयफ्रेंड हुआ ना तो मैं तो उसकी जान ही ले लूंगा। चलो से बातें करते हैं। तो जिन उसे रोकता है, बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, तुम्हें मैं अपना भाई मानता हूँ, जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। बट हम हमेशा के लिए दोस्त तो रहेंगे ना, मेरे बारे में सोचना बंद करो। कॉन्गसू कहता है सच में तुम पागल हो ना। उसके हाथों को हटाता है, किक मारता है और जाता है। जिन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इनका तो अलग ही सीन चालू है और दोनों कांचन के पास पहुंच जाते। कांचन कहती तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन बोलता है हम तो यहाँ पर खाना खाने आए थे और यहाँ पे ढेर सारे खाने का ऑर्डर देता है और बोलता है आज का बिल तो कॉन्गसू पे करेगा। कॉन्गसू गुस्से में देखता है, बोलता है तुम भी ना कमाल के हो, खाओगे तुम और बिल मैं पे करूंगा। ठीक है, जिसे जो ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकता है, बिल मैं पे करूंगा। और अब एक और प्रोटेक्टिव भाई को देखकर और पॉजिटिव बॉयफ्रेंड को देखकर तो मिमी और हाउ काफी परेशान हो जाते हैं। डिनर पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाते और काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं। कांचन कहती डरो मत, ये सब तो मेरे फैमिली वाले हैं ना। और तभी कॉन्गसू सबको हैप्पी करने के लिए बोलता है मैं तुम सबको एक लग्जरी रेस के कोर्स पे इनवाइट करता हूँ। कॉन्गसू कहता सारा खर्चा तो मेरा होगा। अब तो कांचन के दोस्त खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और यहाँ पर कांचन को बार बार फोर्स करते कि प्लीज इस होटल में जाने के लिए हाँ कह देना। वो तो बहुत ही रॉयल वाला होटल है, वहाँ पे पता है कितने महंगे महंगे डिश मिलते हैं खाने के लिए, एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल है वहाँ पर। अब उनके फोर्स करने पर तो कांचन को मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। अब डिनर पार्टी खत्म होने के बाद तो कॉन्गसू कहता है जिन से कि तू कांचन के दोस्तों को घर छोड़ दे, मैं कांचन को लेकर जा रहा हूँ। उसे लेकर जाता है कि वहाँ पर तभी तो मॉल में कांचन से जिया मिल जाती है और कॉन्गसू से कहती है कि मैं ग्रैंडपा के कहने पर तुमसे यहाँ पर मिलने आई थी और बातें करने की यहाँ पे ट्राई करती, पर कॉन्गसू को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो तो यहाँ पर हमेशा की तरह उसकी इंसल्ट करने वाला ही था। कि तभी कांचन कहती है प्यार से बात करो, आखिर इतने गुस्सा क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर तो कॉन्गसू कहता है जिया से देख कि मैं तुमसे बड़े प्यार से कहता हूँ कि जिस पैरों से तुम आई हो ना उसी पैरों से तुम वापस जा सकती हो, मुझे तुमसे बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिया तो कांचन को कॉन्गसू के साथ में देखकर काफी जेलस हो जाती है और तभी वो कांचन के हाथ को पकड़ता है, कहता है मुझे काफी लेट हो रहा है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे वो तो रेस के रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मिमी तो काफी खुश होती है, बोलती मैंने तो आज बहुत ही एंजॉय किया ना और यहाँ पे ढेर सारी तारीफें करती कॉन्गसू के उसके होटल के रिसोर्ट की। तभी कांचन को एक बड़ी सी प्रॉब्लम का एहसास होता है। एक्चुअली में उसके पीरियड्स आ गए थे और उसके पास तो सैनिटरी पैड्स नहीं थे, मिमी के पास भी नहीं होते। और उसे याद आता है कि रेस को देखने के लिए तो जिया भी आई है ना और उसके पास जाती है, पर जो यहाँ पर तुझे ढेर सारी बातें सुनाती है, बोलती तुम तो बड़ी कॉन्गसू की फेवरेट हो ना, जाकर उसे कह दो कि वो तुम्हें सैनिटरी पैड्स ला कर दे दी। और ढेर सारी बातें सुनाकर वो तो डोर को बंद कर देती है। अब शर्म और झिझक के मारे तो कांचन खुद ही बाहर स्टोर ढूंढने के लिए निकलती है कि तभी वहाँ पर कॉन्गसू उसे देख लेता है और पूछता है तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो और मुझे देखकर क्यों भाग रही हो। कांचन सोचती हे भगवान, अगर इसे पता चला ना तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तभी कॉन्गसू उसके पास आता है और रोमांटिक से स्टाइल में कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम आसमान से तारे भी मांगोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए लाकर दे दूंगा। और बेचारी कांचन सोच रही थी मुझे तारे नहीं, मुझे बस एक सैनिटरी पैड चाहिए। और सोचती अगर मैंने अभी इन्हें नहीं बताया ना तो फिर लीक हो सकता है, और कहती एक्चुअली मुझे सैनिटरी पैड्स चाहिए।
फिर क्या था, तुरंत काइचिन के हाथों को पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ स्टोर में। फिर उसे कार में बिठाता है और आगे कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता, अपना ध्यान रखना नहीं आता, तुम ऐसे कैसे अपने पीरियड्स की डेट को भूल सकती हो। काइचिन कहती सारी गलती आपकी, आप ही तो फोर्स कर रहे थे ना कि मुझे यहाँ पर रेस देखने आना चाहिए था, तो मैं भूल गई। कांसू कहता है ठीक है मेरी गलती है, मैं खरीद के लेकर आता हूँ ठीक है। तो काइचिन कहती है कि आप एम्बेरस फील नहीं करोगे। तो कांसू कहता है एम्बेरस होने वाली कौन सी बात है इसमें, तुम्हारे लिए मैं तो कुछ भी कर ही सकता हूँ ना। और कांसू को जाता हुआ देख तो काइचिन काफ़ी खुश होती, बोलती एक्चुअली में ये तो बहुत ही केयरिंग पर्सन है और काफ़ी स्वीट भी है ना। और इसी बीच एक अजीब सी औरत तो आ जाती और काइचिन को कार में अकेला देखकर वो उसे परेशान करती, बार बार उसे पैसों की डिमांड करती। देखकर काइचिन तो काफ़ी डर जाती है, पर तभी वहाँ पर कांसू आ जाता है और वहाँ पर उसे भगा ही देता है। काइचिन को डरा हुआ देख कहता है सॉरी, सारी गलती मेरी थी, अगली बार मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और उसे सैनिटरी नैपकिन्स देता है। अब अगली सुबह उसे तो जिया मिल जाती है और कहती कल रात को तुम्हें सैनिटरी नैपकिन्स मिले थे कि नहीं मिले थे, इसका मजाक उड़ाती है। तो काइचिन कहती हाँ मुझे मिले थे ना, और कांसू ने ला के दिए थे। ये सुनकर जिया तो और भी जेलस हो जाती है, बोलती तुम अपनी बचकानी हरकतें दिखाकर कांसू को पटाना चाहती हो ना, पर ऐसा नहीं होने वाला। तो काइचिन भी जवाब देती है तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, तुम्हें कांसू से इतना ही प्यार है तो जाकर उसे अपनी बातें कहो ना, मुझसे क्यों जेलस फील करती हो, मुझे तुमसे लड़ाई करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो जिया काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। फिर आगे जिन आता है, काइचिन से बोलते हैं क्यों ना हम हॉर्स राइडिंग पर चले, यहाँ पर उसे फोर्स करता है। तो काइचिन कहती एक्चुअली मेरे पीरियड से और मैं हॉर्स राइडिंग पर नहीं जा सकती। तो जिन कहता है ये बात है, एक काम करो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ना हॉट वाटर बैग लेकर आता हूँ। तो काइचिन कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर दोनों बातें करते कि तभी वहाँ जिया के गिरने की तो आवाजें आती है और जाकर जिन तो जिया को उठा लेता है। पूछता है क्या हुआ। तो कांसू कहता है किसी को चलते चलते गिरने की तो आदत है, मैं क्या करूं। जिया कहती मैं गिरने वाली थी और तुमने मुझे पकड़ा भी नहीं, जानबूझ के किया ना। तो कांसू कहता है हाँ। तो जिन कहता है ऐसी बात नहीं, कांसू ना बस मजाक ही कर रहा था। तो जिया काफी गुस्सा हो जाती, बोलती मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी बातें। काइचिन को देखती और गुस्से में कहती तुम किसी की भोली शक्ल पर फिदा हो चुके हो ना, और इसने तुम्हें अपने प्यार के झांसे में फंसाए। ये देखकर तो जिन गुस्सा होता है, बोलता है जबान संभाल के बातें करो, तुम किसके बारे में ऐसे कह रही हो और तुम काइचिन को ऐसे क्यों देख रही हो। तो जिया बोलती अच्छा होगा कि तुम अपनी बहन से सारी बातें पूछो, ये तो बस भोली बनने का नाटक करती। तो कांसू कहता है काइचिन और जिन को ब्लेम करना तुम पहले बंद करो, मुझे तुम्हारी बातों में तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे बारे में भूल जाओ, तुम मेरे काबिल नहीं हो। सुनकर जिया गुस्से में तो चली जाती है और यहाँ पर वो उसे बाय कहता है। तभी कांसू कहता है काइचिन बाहर तो बहुत ही ठंडे, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट ला दूँ। तो काइचिन कहती मुझे आराम करना है और वहाँ से वो तो भाग जाती है। और बाद में रूम में काइचिन तो दर्द से काफी परेशान थी कि वहाँ पर कांसू खास तौर पर उसके लिए ब्राउन शुगर वाली गर्म पानी बनाकर लाता है, यानी कि सूप। और वो उसे इतने प्यार से देखता है ना कि काइचिन तो शर्मा ही जाती है। वो उसके करीब आकर कहता है जो कोई भी तुम्हें गुस्सा दिलाएगा मैं उसे इस दुनिया से तो गायब ही कर दूंगा। काइचिन मैं तुम्हें एक राजकुमारी की तरह रखना चाहता हूँ अपने पास, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर काइचिन तो काफी शाय फील करती, बोलती ऐसी बातें मत करो, एक्चुअली मुझे नहाना है तो फिर तुम यहाँ से जाओ। तो कांसू कहता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ और बाय कह के चला जाता है। फिर अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है, कहता है ग्रैंडपा मैंने कितनी बार कहा कि मुझे जिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आज के बाद वो लड़की मेरे पास नहीं आनी चाहिए, मैं उससे प्यार नहीं करता ना ही शादी करना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडपा उसे बताते कांसू की चाची की तबीयत तो खराब हो चुकी है। वो तो हैरान हो जाता है और यहाँ काइचिन तो कांसू के बनाए गए सूप को पीकर काफी खुश होती और यहाँ पर वो तो जिन के फोन को याद करती है और जिन को कॉल करती है, बोलती भैया पता नहीं कांसू को कॉल क्यों नहीं लग पा रहा, वो कह रहे थे कि वो मुझे पिक करने के लिए आएंगे। तो जिन कहता है कांसू की चाची की तबीयत ना काफी खराब है, वो अर्जेंट में उनके पास गया है। तो काइचिन कहती उसकी चाची उन्हें क्या हुआ है। तो जिन बताता है कांसू के लिए उसकी आंटी ना उसकी माँ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बचपन में कांसू के मॉम डैड उसे छोड़ के चले गए थे तब उसकी आंटी ने उसे अपने घर लाया था, उसे पाल पोस के बड़ा किया था और कार के हादसे में उसकी आंटी ने कांसू की जान बचाई थी, वरना आज वो जिंदा नहीं होता। काइचिन कहते अच्छा तो फिर उसकी आंटी नर्सिंग होम में क्या कर रही है। जिन बोलता है उन्हें स्पिल्ट पर्सनैलिटी की बीमारी, वो लोगों को पहचान नहीं पाती। उनके पति ने उन्हें शादी में धोखा दिया था, उसने दूसरी गर्लफ्रेंड रख ली थी, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड माँ भी बनने वाली। उस टाइम आंटी तो माँ बनने वाली थी पर उन्होंने मेंटली अनस्टेबल होकर अपना बच्चा भी खो दिया। फिर उन्हें बहुत बड़ा शौक लगा, फिर वो पागल हो गई। काइचिन को तो काफी बुरा लगता है, इसलिए कांसू इतना हेट करता है लड़कियों को और बाहर वाले के नाम को।
तो जिन कहता है इन सारी बातों में ना उस सेकंड औरत की गलती नहीं थी, सारी गलती तो उस आंटी के धोखेबाज पति की थी। मेरा तो मन करता है कि मैं उसकी कुटाई कर दूं, पर वो मुझे मिला नहीं। और बताता है कि आंटी के पति का सरनेम ना मिस्टर मू है। ये सुनते काचन के हाथ से तो कांच का ग्लास नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पिता का भी सरनेम मू था। सोचते कहे मेरे बायोलॉजिकल फादर ही तो कॉन्गसू के आंटी के हालत के जिम्मेदार नहीं ना। उधर कॉन्गसू तो अपनी चाची के पास नर्सिंग होम में था। डॉक्टर बोलते हैं आपकी आंटी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर उसके हालत की रिपोर्ट बताते वो यहाँ पर खुश होता है। और तभी फ़ोन में देखता है काइचिन ने उसे तो मैसेज किया है कि चाची की तबीयत ठीक है कि नहीं, आप कैसे हो। देखकर कॉन्गसू तो काफ़ी खुश होता है, पूछता है काइचिन मेरी कितनी फिक्र करती है ना। और पूछता बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। तो काइचिन कहते मुझे ना एक खरगोश चाहिए। और कॉन्गसू तो उस रैबिट को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को सिर पर उठा लेता है। वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि विदेश से लाया गया खास खरगोश जो ओल्ड मैन खाने वाले थे उसे किसी भी हालत में बचाया जाए। वो रैबिट तो काइचिन का गिफ्ट है। अगर उस रैबिट को कुछ भी हुआ ना तो तुम नहीं बचोगे। अब कहानी में नया मोड़ आता है जब जिन के घर पे जबरदस्त हंगामा होता है। उसके डैड उसे कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं और जिन को लगता है कि सारी चाल उसकी सौतेली माँ की यानी कि काइचिन की माँ की है, ताकि वो उसे कंपनी से बाहर करके पूरी प्रॉपर्टी को हड़प सके। इस गलत फहमी में वो तो अपने डैड से बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर लेता है और गुस्से में घर छोड़कर वो तो चला जाता है। उसके जाने के बाद तो घबराते हुए डैड काइचिन को असली वजह बताते हैं। वो कहते कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है और मुझे तुम्हारे भाई के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उसे वहाँ भेज रहा हूँ ताकि वो धोखेबाज को पकड़ सके। पर हम उसे सच नहीं बता सकते क्योंकि वो एक ड्रिंक के बाद ना सारे राज को उगल देता है और उन धोखेबाजों को पता चला हमारे प्लान के बारे में तो सब तो प्लान को ही फ्लॉप कर देंगे। माँ कहती कंपनी को तो जिन ही बचा सकता ना, ये सब तो करना होगा। एक काम करो तुम जाकर जिन से बात करो, उसे घर पर वापस तुम ही ला सकती हो। और यहाँ पर अब काइचिन तो परेशान थे कि वो अपने भाई को कैसे मनाए कि तभी वहाँ पर कॉन्गसू आता है। काइचिन उसे बताती है कि जिन फिर से घर से भाग चुका है। कॉन्गसू उसे अपनी कार में बिठाता है और कहता है फिक्र मत करो, मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। फिर दोनों जिन को ढूंढते हुए एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर जिन तो काफी ड्रंक होता है। कॉन्गसू काइचिन को समझाता है कि अभी तुम वहाँ मत जाओ, मुझे जिन को हैंडल करने दो। और वो जिन के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है जिससे जिन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। बाद में काइचिन के पास आकर बताता है कि उसने जिन को यकीन दिलाया था कि सारी बातें उसकी सौतेली माँ की यानी कि तुम्हारी माँ की साजिश है और वो तुम्हारी माँ को भी दुश्मन समझता है। काइचिन कहती क्या आप पागल हो चुके हो, आपने ऐसी बातें क्यों कही। तो कॉन्गसू कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, जिन तुम्हें कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना, और तुम्हारी माँ के पास जिन के डैड तो है ना, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल सेफ है और अच्छा है ना कि वो अब खुद ही गुस्से में आकर फाइनेंस डिपार्टमेंट की सारी बातों को धोखेबाजी को पता कर लेगा। ये सुनकर काइचिन कहती सच में तुम तो बहुत ही औसम। इस पर कॉन्गसू तो मुस्कुराता है, जवाब देता है क्या तुम्हें मेरे जितना औसम हस्बैंड चाहिए। तो काइचिन बोलती रहने भी दो, तुम उतने भी औसम नहीं हो कि मेरे पति बनो। ये सुनकर कॉन्गसू कहता सच में तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता फूल। तभी काइचिन चिल्लाती भैया देखो ना कॉन्गसू ने आपको फूल कहा। तो जिन कहता है क्या तुमने मुझे फूल कहा, यहाँ पर उसे डांटता है। इनकी लड़ाई तो स्टार्ट हो जाती है और काइचिन उसे चिढ़ाती है। तभी कॉन्गसू कहता है वैसे तुम आजकल बहुत ही मोटी लग रही हो ना। वो कहते किसने कहा। अब अगले सीन में तो काइचिन हॉस्टल में पहुंच जाती है जहाँ पर एक नई मुसीबत उसका वेट कर रही होती। एक्चुअली में उसके रूम में टिंग टिंग तो एग्जाम में फेल हो जाती है और वो तो रो रो कर काइचिन पर दबाव डालती कि वो कॉन्गसू से कहकर गैर कानूनी तरीके से उसके मार्क्स को ठीक करवा दे ताकि उसे स्कॉलरशिप तो मिल पाए। इस पर दूसरी फ्रेंड भी उसके हाँ में हाँ मिलाती बोलती है काइचिन तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना, कॉन्गसू से बात करो इसके बारे में। तो काइचिन कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये सारी बातें गलत है। सुनकर सब तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और काइचिन तो अकेली पड़ जाती है। और ठीक उसी वक्त उसे तो कॉन्गसू का फ़ोन आता है। वो काइचिन की सैड वॉइस को सुनकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो है। वो कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर वो उसे डिनर पर लेकर जाता जहाँ काइचिन तो उसे सारी बातें बताती। कॉन्गसू उसकी बातों को सुनकर बहुत ही समझदारी से जवाब देता है जब तुम सही हो तो फिर तुम्हें किसी को हाँ क्यों कहना है और किसी के बारे में क्यों सोचना है। किसी की हेल्प करना ना करना तुम्हारी मर्जी और तुम्हें मना ना करने का तो पूरा हक है। और वो काइचिन को भरोसा दिलाता है कि वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ है। फिर वो उसके पास आकर कहता है मैं प्रॉब्लम को तुम्हारे लिए कैसे सॉल्व करूँ। उन सब ने तुम्हें तो सैड किया ना, बताओ मैं क्या करूँ तुम्हें खुश करने के लिए। तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूँगा। अगर तुम कहोगी उन सबको बर्बाद करने के लिए तो मैं वो भी कर दूँगा।
ये सुनकर काचन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और स्माइल देते हुए कहती है, नहीं, मैं अब किसी से नहीं डरती और न मुझे किसी की बेवजह हेल्प करने की जरूरत है, तो मुझे बस हॉस्टल में वापस छोड़ाओ। ये सुनकर कॉन्गसू तो खुश होता है, बोलता है ठीक है, पर तुम वापस जाकर सैड मत होना और हाँ, तुम मुझे कॉल करना किसी भी परेशानी में। वह कहती ठीक है और यहाँ पर डिनर को एंजॉय करती है। वापस जब वो हॉस्टल आती है, उसकी दोस्त तो बातें सुनाते कि एक लड़की ने भोली भाली बनने का नाटक करके एक अमीर मैन को फंसा लिया है। दूसरी कहती कितना अच्छा होता है ना किसी अमीर मैन को फंसाना, अपने सारे काम करवा लेना। अब कॉन्गसू की बातें सुनने के बाद, उसका सपोर्ट मिलने के बाद तो कैचिन का आत्मविश्वास यहाँ पर लौट आता है। वो हिम्मत करके सबको उसकी बातों का जवाब देती है। वो हिम्मत करके अपने रूममेट्स को उनकी गलती का एहसास दिलाती है, सारी बातों को क्लियर करती और बोलती मैं बेवजह तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। पढ़ाई ना करने पर फेल होते हो तुम सबको, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अच्छा खासा यहाँ पर जवाब दे देती है। सबकी बोलती वो तो बंद करवा देती है, लेकिन सारी बातों का असर तो उसकी सेहत पर पड़ जाता है। उसे यहाँ पर तेज बुखार हो जाता है। कॉन्गसू जो कि उससे लेने आया था, उसे बीमार देखकर तो डर ही जाता है। वो उसे किसी बेबी की तरह गोद में उठा लेता है। तो काचिन कहती अरे मैं चल सकती हूँ। तो कॉन्गसू कहता है मैंने कहा ना कि चुप हो जा। उसे वो तो सीधा लेकर अस्पताल ही पहुँच जाता है। अब अस्पताल में काचिन को तो काफी बुखार होता है और यहाँ पर कॉन्गसू की जिद करने पर फाइनली वो तो मेडिसिन को ले लेती और यहाँ पर ढेर सारी बातें करती कि मैं कितनी अनहेल्दी हूँ ना, हमेशा बीमारी पड़ जाती हूँ। तो कॉन्गसू कहता है कैसे बातें करती हूँ, बुखार तो सबको आता जाता रहता है ना। तो काचिन कहती नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन पाऊँगी। और मेरी माँ को भी जिनके पापा ने प्रपोज किया था, फिर हम तो जिनके पापा के साथ रहने के लिए चले आए और हमेशा जिन मेरी कितनी केयर करता है ना, मैं तो खुद से कुछ ही नहीं कर पाती। पता है माँ ने कहा था जिन से कि जिन मेरी केयर करे, मतलब हमेशा मुझे अपने आसपास कोई चाहिए होता है। तो कॉन्गसू तुम अपना टाइम ना मुझ पर वेस्ट मत करो, एक काम करो तुम अपने लिए एक हेल्दी अच्छी लड़की खोज लो। कॉन्गसू तो यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है काचिन तुम इतनी अजीब बातें करना पहले बंद करोगी, पता है मेरे दिल में दर्द हो रहा है तुम्हारी बातों को सुन के। काचिन कहते अच्छा तो फिर तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। वो कहते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। काचिन तो बातें करने से मना करती। तो कॉन्गसू कहता अच्छा तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी और यहाँ पर वो तो बेड पर ही आ जाता। ये देखकर काचिन तो काफी हैरान हो जाती, कहती मैंने कहा कि नीचे जाओ। कॉन्गसू तो उसे चिढ़ाता है, बोलता है ठीक है तो फिर तुम मेरी तारीफ करो। तो काचिन कहती तुम ना एक नंबर की डेविल पर्सन हो। अब कॉन्गसू को तो काचिन पर बड़ा प्यार ही आ रहा होता है, वो तो यहाँ पर उसे किस कर लेता है। ये देखकर काचिन तो काफी हैरान हो जाती है, तुरंत उसे रोकती है और धक्का मारती है। तो कॉन्गसू से पकड़ता है, कहते तुम मुझे ना नहीं कर पाओगी और कह के भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। उसके पास आता है, किस करने वाला होता है कि तभी जिन की आवाज़ आती है कि मेरी बहन कहाँ पर है। अब आवाज़ को सुनते ही तो कॉन्गसू अपनी जगह पर आ जाता है और जिन रूम में आता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अरे तुम दोनों के फेस इतने रेड क्यों हो चुके, क्या तुम दोनों ने ड्रिंक की है, नहीं क्या तुम दोनों ने किसी को किस किया है, क्या फेस वैसे दिखाई दे रहे हैं। तो कॉन्गसू कहता है कैसी बातें कर रहे हो तुम, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन कहता है मैं तो अपने दोस्त से मिलने अस्पताल में आया था, पता चला कि काचिन भी यहाँ पर है, मुझसे मिलने आ गया, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अभी डैड ने मुझे कॉल किया तो तुम्हारी काफ़ी तारीफें करते, मुझे बताओ कि तुम मुझसे अच्छे कैसे हो सकते हो। तो काचिन कहती भैया आप ना कॉन्गसू तो 100 गुना ज़्यादा अच्छे हो, पता है कॉन्गसू तो आपकी पैर के जूते के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर जिन कहता है क्या सच में मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ। तो कॉन्गसू कहती हाँ। जिन तो काफ़ी खुश होता है, बोलता है मैं जानता था कि मैं कॉन्गसू से ना 1000 गुना अच्छा हूँ। तो काचिन कहती हाँ भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपके सपोर्ट में हूँ। तो जिन कहता है मेरी बहन कितनी प्यारी है ना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी कैंडी खरीद के लाऊंगा और तोहफे भी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पूरा का पूरा दुकान मिला दूंगा। तभी जिन बताता कि उसे तो विदेश की ट्रिप पे जाना है और यहाँ पर काचिन को साथ में ले जाने की बातें करता है। तो काचिन कहती मुझे नहीं जाना, वैसे भी कॉन्गसू तो है ना, एक काम करो दोनों साथ में ट्रिप पर चले जाओ, दोनों की हैप्पी मैच वाली ट्रिप हो जाएगी। ये सुनकर तो कॉन्गसू और जिन काफी हैरान हो जाते हैं और काचिन तो हंसते हुए सो जाती है। अब कुछ दिनों बाद तो मिमी और हाउ आ जाते काचिन से मिलने के लिए उसके घर और पूछते बता क्या तू कॉन्गसू से प्यार करती। तो काचिन कहती कैसे बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि तभी वहाँ पर डोर पर तो कॉन्गसू आ जाता है। काचिन तो डोर को बंद करती तो कॉन्गसू कहता है बाहर कितनी ठंड है, मुझे ठंडी लग रही, और जबरदस्ती घर में आ जाता है। बोलता है मैंने तुम्हें किस किया था, फिर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। इस पर काचिन तो शाय फील करती, बोलती कैसी जिम्मेदारी, मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से, कि तभी कॉन्गसू तो गिरने का नाटक करता है। बोलता मैं तो अपना ID कार्ड भी घर भूल कर आ चुका हूँ और कोई होटल मुझे उसके बिना रहने नहीं देगी।
क्यूट सा फेस बनाता है, अगर तुमने मुझे आज रात नहीं रहने दिया ना तो मुझे पूरी रात तो सड़क पर ही काटनी पड़ेगी। अब काइजिन को तो पता था कि कॉन्गसू नाटक कर रहा है, फिर भी वो उसे अंदर आने देती कि तभी उसे जिन का वीडियो कॉल आ जाता है। काइजिन तो घबरा कर कॉन्गसू को छिपाने की कोशिश करती, पर वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए चुपके से उसके गालों पर किस कर देता है। अब जिन को तो शक हो जाता है, कहता है ये आवाज़ कैसी थी। काइजिन तो बहाना बनाकर फोन को कट कर देती है। और कहानी में सबसे फनी ट्विस्ट आता है जब जीन कहता है कॉन्गसू से फोन करके कि मेरी बहन अकेली, एक काम करना तुम जरा सा उस पर नजर रखना, पता नहीं उसके साथ में कौन मैन है। अब तो कॉन्गसू को ऑफिशियली मानो परमिशन मिल गई थी जीन से। वो तो काइजिन से फ्लर्ट करता है, बोलता तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बना दिया है। फिर वो काइजिन के हाथ को पकड़ता है, उसे यकीन दिलाता है और कहता है एक बात को याद रखना, हमारे बीच में क्या होगा इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे, हमारे बीच कोई भी कोई तीसरा नहीं आ सकता। ये सुनकर काइजिन भी काफ़ी खुश होती, स्माइल देती है और कहती अच्छा, पर हर बार फैसला तो तुम ही कर लेते हो, मेरी सुनते कहाँ हो। और यहाँ पर काइजिन और कॉन्गसू की बातें चली रही थी प्यार भरी वाली कि तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। कहते अच्छा जी, तो फिर तुम दोनों के बीच में ये चल रहा था। आगे चारों तो साथ में डिनर के लिए बैठते हैं और यहाँ पर तो कॉन्गसू जानबूझकर बस काइजिन को सर्व करता है, उसकी काफ़ी केयर करता है, शो ऑफ करता है। कहता है बेबी मुझे बहुत ही प्यास लगी, पानी का ग्लास देना। अब भाव और मीमी तो काफ़ी खुश होते, उसे चिढ़ाते हैं। काइजिन कहती तुम कितने बेशर्म हो ना, तो कॉन्गसू कहता है कैसी बेशर्मी, मैं तुम्हें बेबी नहीं कह सकता, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो ना। तो काइजिन तो कॉन्गसू से कान को खींचती है, बोलती मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। और यहाँ पर दोनों फ्रेंड तो कॉन्गसू और काइजिन की जोड़ी की काफ़ी तारीफें करते हैं। तो कॉन्गसू मजाक में कहता है पता है इसने मुझे किस किया था, पर अब ये मेरे प्यार को मानने से मना करी, इसने मेरा फायदा उठाया। काइजिन कहती मैंने कब किस किया था। काइजिन गुस्से में अपने सिर को टेबल पर पटक देती। उसके दोस्त भी यहाँ पर बस कॉन्गसू की तारीफें करते। तो काइजिन कहती जेलसी में ठीक है तुम बस इसकी साइड लो, मेरी साइड मत लेना, तुम मेरे दोस्त नहीं हो ना। और सब तो मजाक करके चले जाते हैं और काइजिन तो मजाक में गुस्सा होने का नाटक करती है। सजा के तौर पर कॉन्गसू को सारे बर्तन साफ करने के लिए कहती है। रात में काइजिन के दोस्तों से मैसेज करती कि तुम कॉन्गसू को हाँ क्यों नहीं कर देती हो। काइजिन तो बहाना बनाती है कि मेरा भाई नहीं मानेगा ना और मेरी माँ नहीं मानेगी। तो मिमी उसे समझाती है अरे पूरी दुनिया ना कहे इस बात से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम हाँ कह दो। एक काम करो अभी के लिए हाँ कह दो, फिर पसंद ना आए तो फिर तुम उसे डंप कर देना, ठीक है। अब काइजिन तो यहाँ पर सोच में डूबी थी कि तभी बाहर से कॉन्गसू चिल्लाता है मुझे शावर लेना है, टॉवल दो। काइजिन उसे टॉवल देती तो वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। वो कहता है पहली बार कोई लड़की मुझ पर कुछ खर्च कर रही है, अच्छा लग रहा है। काइजिन मजाक में कहते हैं अच्छा तो पैसे वापस करो। कॉन्गसू उसके हाथों पर किस करके कहता है ये तुम्हारी पेमेंट है। और काइजिन तो हड़बड़ा कर अंदर ही भाग जाती है। अगली सुबह जब काइजिन उठती है तो देखती है कि कॉन्गसू उसके लिए ब्रेकफास्ट बना चुका है। वो पूछती है कि आपको खाना बनाना भी आता है। तो कॉन्गसू कहता है तुम्हारे लिए नहीं भी आता होगा तो भी मैं सीख ही लूंगा। ये सुनकर काइजिन तो काफी खुश होती है। तभी कॉन्गसू यहाँ पर तो एक और कारनामा करता है, बोलते तुम्हारे जो गंदे कपड़े थे ना वो मैंने अच्छे से धो दिए हैं। काइजिन के तो होश उड़ जाते, बोलती है क्या तुमने सब कुछ धो दिया। कॉन्गसू यहाँ पर उसे टीज करता है, बोलते हाँ तुम्हारे सारे इनर वेयर उसमें थे ना और उन्हें तो हाथों से धोना ही अच्छा होता है ना, मशीन में नहीं डाल सकती। एंड डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारे फ्यूचर में बॉयफ्रेंड तो हूँ ना, तुम्हारे सारे काम तो मैं ही करूँगा। अब काइजिन तो शर्म के मारे उसके मुंह को बंद कर देती है, पर वो तो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। बोलता है अब तुम्हें आदत तो डालनी पड़ेगी ना। उसे गोद में उठाकर नाश्ता कराने के लिए लेकर जाता है। बाद में जब वो दोनों बाहर घूम रहे थे अचानक से काइजिन का सामना उसके अतीत की एक महिला से होता है जो अपने बेटे टैन के साथ थी। वो औरत काइजिन को देखकर ताना मारती है, अरे तुम देखो ना तुमने किसी नौकरानियों जैसे कपड़े पहने हैं। इससे पहले काइजिन को जवाब देती तभी कॉन्गसू उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और सबके सामने उसे किस कर लेता है। उस औरत की ढेर सारी बातों का वो तो जवाब देता है कि मैं ही काइजिन को बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इसे प्यार करता हूँ, किसी की प्यार की जरूरत नहीं है और ये मेरे सबसे ज्यादा प्रीशियस है। अब जो औरत बुरा भला कहना स्टार्ट कर देती है काइजिन के बारे में तो कॉन्गसू भी उसे काफी अच्छा जवाब देता है कि काइजिन हमारी फैमिली की एक राजकुमारी है और उसे आप जैसे लोगों के बीच में बोलने की सफाई देने की जरूरत नहीं है। और वो तो काइजिन को काफी सपोर्ट करता है। अब ये सब देखकर काइजिन को तो एहसास हो जाता है कि उसे कोई प्यार करने वाला अच्छा हमसफर मिल चुका है जो दुनिया के सामने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब उस औरत की अच्छी खासी बैंड बजाने के बाद तो कॉन्गसू और काइजिन वहाँ से चले जाते हैं
तभी कांगसू तो फिर से फ्लर्ट करता है, काइचिन के हाथों को पकड़ता है और बोलता है अब कहो क्या तुम मान चुकी हो मेरे प्यार के लिए, तुम्हारी हाथों है ना। तो काइचिन कहती काम करो खुद से गेस कर लो। तो कांगसू कहता है ऐसे कैसे, मैं खुद से गेस करता हूँ, तुम ही बता दो ना। तभी काइचिन तो यहाँ पर हंसती देखकर कांगसू तो उसे किसी कर देता है। काइचिन तो उसे बार बार रोकती है, कहती मैंने कहा ना कि आज के बाद बिना पूछे ऐसा मत करना। कांगसू कहता है तो क्या तुम्हारी हाँ है ना, और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो क्या मैं थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकता। काइचिन कहती तुम भी ना बहुत ही बेशरम हो। तो कांगसू से पकड़ता है, बोलता है मैं क्या करूँ, तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। वो कहती बस भी करो, और दोनों साथ में घर जाते हैं। तो कांगसू कहता है क्या मैं सारी बातें तुम्हारी फैमिली को बता दूँ। तो काइचिन कहती नहीं, मैं सारी बातें खुद बताना चाहती। फिर आगे काइचिन तो हिम्मत करके अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। माँ तो पर हैरान और परेशान होती है, पर जब काइचिन उन्हें बताती कैसे कांगसू ने उसे प्रोटेक्ट किया था सबके सामने, तो माँ का दिल यहाँ पर तो पिघल ही जाता है। वो कहते चलो ठीक है, मेरी बेटी को हैप्पी रखने वाला और उसके साथ हमेशा रहने वाला कोई मुझे मिल चुका है, तो मैं ना कैसे कह सकती हूँ, और मुझे तुम्हारी चॉइस पर पूरा भरोसा है। अब काइचिन तो अपनी माँ का साथ पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। उधर कांगसू काफी बेचैन था, वो काइचिन को मैसेज करता है, कहता तुम्हारी माँ ने क्या कहा, तुम्हें डांटा क्या, अगर उन्होंने कुछ भी कहा ना तो सारी गलती तुम मुझ पर डाल देना, कहना कि सब कुछ मैंने किया है। वो इतना घबराया हुआ था ना कि उसके घर के नीचे आकर वो खड़ा हो जाता है और उससे कॉल करता है, कहता है बेबी प्लीज नीचे आकर मुझे संभालो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे ब्रेकअप का मैसेज ना भेज दो, मेरे दिल का मेरा क्या होगा। और तभी दोनों को सबसे बड़ा झटका लगता है, उन्हें पता चलता है कि जीन तो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका है और शायद उसे उनके बारे में सारी बातें पता चल चुकी हैं। और फिर शुरू होता है यहाँ पर फोन कॉल्स का एक तूफानी सिलसिला, जिसमें जिनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कांगसू को फोन करके उसे टपकाने की धमकी देता है। वही जेलस भाई की अपनी बहन को बचाने की सारी कोशिशें वो तो करता है कांगसू से। तो कभी काइचिन को फोन करके काफी डांटता है कि उसने उसे धोखा दिया, इतनी बड़ी बात उसने छुपाई। तो कांगसू जिन को छुड़ाने के लिए कहता है, मैंने कब कहा कि मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ, मैं तो हमेशा से इसे अपनी प्यारी सी लवर मानता हूँ। अब तो जिन और भी भड़क जाता है और कहता है वो मेरी बहन है और तू उससे दूर रहना। और ये टकराव तो और भी बढ़ जाता है जब तो जिन सच में कांगसू से मिलने पहुंच जाता है और वो तो गुस्से पे उस पे हमला ही कर देता है। पर सब तो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कांगसू पलट कर एक भी वार नहीं करता, खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, ना ही वो जिनकी कुटाई करता है। वो तो बस खुद का बचाव करता है क्योंकि उसने काइचिन से प्रॉमिस किया था कि उसके भाई को चोट नहीं पहुंचाएगा। और जिन तो उसकी कुटाई करता है, बोलता है चिल्लाता है, तूने इसी फेस का फायदा उठाया है ना मेरी बहन को अपने प्यार के झांसे में फंसाने के लिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी सारे फ्रेंड्स तो उसे रोकते हैं। इस पर जिन और भी गुस्सा हो जाता है और सबसे अपने रिश्ते को तोड़कर वो तो वहाँ से चला जाता है। फिर गुस्से में घर पर आकर सबसे पहला वो काम करता है जहाँ पर वो तो काइचिन के फोन को ID कार्ड को छीन लेता है ताकि काइचिन कांगसू से बात ना कर पाए। अब घर में एकदम सन्नाटा हो जाता है। 4 दिन बीत जाते हैं। एक रात काइचिन अपने भाई के कमरे में जाती और बहुत ही प्यार से उसे मनाने की कोशिशें करती है। वो कहती भाई प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो ना, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ही गुस्सा हो, मैंने इतनी बड़ी बात छुपाई, पर ट्रस्ट मी आप मेरे दिल में हमेशा नंबर 1 पे रहोगे प्लीज। अब जिनका गुस्सा तो अपनी बहन के आंसू को देखकर पिघल ही जाता है, प्यार के सामने गुस्सा कहाँ टिकेगा, और वो उसे फोन वापस कर देता है। काइचिन तो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और दोनों भाई बहन के बीच की लड़ाई यहाँ पर शांत हो जाती है। अपना फोन वापस मिलते काइचिन पहला मैसेज कांगसू को करती है। कांगसू से फौरन कॉल करता है, 4 दिन 8 घंटे इतने टाइम तुमने मुझे इग्नोर किया, तुम कहाँ थी पता है मेरे दिल के तुमने कितने टुकड़े किए, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम कितनी हार्टलेस हो। काइचिन कहती है भगवान मैं क्या करती, मेरा फोन मेरे भाई के पास था। कांगसू कहता ठीक है अपने कमरे की खिड़की तुम पहले ओपन करो, मैं 10 मिनट के अंदर दीवार से कूद के अंदर आ जाता हूँ। काइचिन तो घबरा जाती, कहती नहीं ये बहुत ही रिस्की होगा, पर कांगसू तो एक नहीं सुनता और आखिरकार तो काइचिन को चुपके से घर से बाहर आना ही पड़ता है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी इमोशंस को तो रोक नहीं पाते और यहाँ पर कांगसू उसे अपनी बाहों में भर लेता है और लो इसका प्यार तो चालू हो जाता है। और इस बार तो काइचिन भी सच्चे दिल से कांगसू से तो प्यार करना एक्सेप्ट कर ही चुकी थी, उसका भी यहाँ पर चालू हो जाता है। बीच में तो काइचिन की फोन की घंटी बजती है। काइचिन तो कांगसू को वहाँ से भगाती है
और उधर कोंगसू जैसे अपने घर पहुंचता है उसका सामना अपनी माँ से होता है और यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। माँ उसे बताती है कि के बायोलॉजिकल डैड कोई और नहीं वही पर्सन है जिसने तुम्हारी चाची की जिंदगी को बर्बाद किया था। वो तुम्हारी चाची के पति थे। उसी के पैर तले की तो जमीन ही खिसक जाती। उसे यकीन नहीं होता जिस लड़की से वो इतना ज्यादा प्यार करता है वही उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। और यहाँ पर उसकी माँ तो काचिन से उसके सारे रिश्ते तोड़ने के लिए कहती है। अब इन सारी बातों से दुखी होकर इन बातों का बोझ दिल में लिए कोंगसू तो काचिन को न्यू ईयर पर मिलने से मना कर देता है। काचिन भी उदास हो जाती है पर जिन उसे खुश करने के लिए बहुत ही बड़ी आतिशबाजी दिखाने लेकर जाता है और जिन उसे समझाता है कोंगसू बस बाहर से अच्छा दिखाई देता है पर अंदर से ना बहुत ही क्रूर है, उससे दूर रहो। उसे यहाँ पर काफी चेयरअप कर और दूर अंधेरे में खड़ा हुआ कोंगसू तो अपनी काचिन से ना मिल पाने के गम में और उसे अकेला हंसता हुआ देख तो काफी उसका दिल ही टूट रहा था। वो चाहकर भी कोंगचिन से तो बात नहीं कर पा रहा था। अगले दिन काचिन को पता चलता है कोंगसू की चाची ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिशें की, वो तो अस्पताल में है। अब इस सुनकर काचिन तो काफी परेशान हो जाती कि तभी उसे कोंगसू का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने तुम्हारा वेट कर रहा। वो तुरंत भागते बाहर जाते जहाँ पर कोंगसू तो काचिन को बाहों में भर लेता है। एक्चुअली में वो तो काचिन से दूर रहना नहीं चाहता। वो सोचता है सारी बातों में काचिन की क्या गलती है। काचिन कहती कि आप गुस्सा हो तो कोंगसू कहते नहीं कुछ बातें हो गई थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था तो टाइम लग गया, आई एम सॉरी। तो काचिन कहती कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि आप कितने परेशानी में हो इस टाइम, बट डोंट वरी मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ हूँ। कि तभी वहाँ पर तो काचिन की माँ आती है। कोंगसू तो उसे देखता है कि तभी वो रुकता है और यहाँ पर वो तो काचिन को किस करता है और सोचता है चाहे जो हो जाए काचिन को मुझसे कोई दूर तो नहीं कर सकता, मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता। अब ये सब देखकर काचिन की माँ काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो जानती है कि कोंगसू की आंटी कौन है। अब कोंगसू की जाती माँ तो काचिन को काफी समझाती कि वो कोंगसू के बारे में भूल जाए पर काचिन कहती माँ मैं लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया है और मैं उसे चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद माँ तो काचिन को हाँ कह देती कोंगसू से मिलने के लिए। फिर आगे से अस्पताल में कोंगसू तो अपनी चाची के साथ में होता है कि तभी वहाँ पर काचिन तो कोंगसू से मिलने के लिए नर्सिंग होम में आ जाती है। तो उसकी चाची से देखकर अपना मानसिक संतुलन तो यहाँ पर खो बैठती है। अब उसे देखकर आंटी तो बार बार चिल्लाती कि ये मेरी बेटी। ये सुनकर कोंगसू कहता है काचिन मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ। काचिन तो वहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है, बोलता है आपकी चाची को कोई भी मेंटली स्ट्रेस तो नहीं देना है, उन्हें खुश रखना है। और तभी अस्पताल में तो जीना आता है, कहता है काचिन कहाँ पर है। तो कोंगसू कहता है क्या वो तुमसे नहीं मिली। जीन कहता नहीं तो वो अस्पताल में आई थी ना तुमसे मिलने। दोनों परेशान की काचिन आखिर कहाँ जा सकती है। फिर वो जाता है जहाँ पर काचिन तो रो रही होती है। वो उसे पकड़ता है, बोलता है हनी तुम कहाँ चली गई थी, पता है मैं घंटों से तुम्हें कितना खोज रहा था, पता है सारी गलती मेरी है, तुमने कुछ नहीं किया। तो काचिन कहते तुम मेरे भैया को फोन कर दो, उन्हें काफी वरी हो रही होगी मेरी, मैं बिना बताए बाहर आ गई हूँ। वो कॉल करते काचिन उसे पैसे मांगती, अकेले घर जाने की बात करती। इस पर कोंगसू कहता है मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। तो काचिन कहती पहले मुझे बताओ कि आंटी की हालत ऐसे कैसी हुई और वो मैन कौन था। तो कोंगसू कहता है मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहता हूँ पर क्या तुम सुन पाओगी, और मान लो अगर मैंने कोई गलती की होगी तो क्या तुम मुझे माफ करोगी। तो काचिन कहती हाँ अगर आपने कोई छोटी गलती की होगी तो मैं माफ कर ही सकती हूँ ना, सजा भी दे सकती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हें माफी कर दूंगी, मुझे बताओ क्या बात है। कोंगसू तो यहाँ पर स्माइल देता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ पर तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगी और ब्रेकअप क्या होता है मुझे तो पता नहीं है। और यहाँ पर वो तो कोंगसू को पकड़ती है। तभी कोंगसू तो उसे किस करता है कि वहाँ तभी यहाँ पर माँ आती है, सब देखकर काफी हैरान हो जाती, कहती काचिन तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम पहले से जाओ, मुझे कोंगसू से अकेले में कुछ बातें करनी है। तो काचिन वहाँ से चली जाती है। तभी काचिन की माँ कहती कोंगसू अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो फिर तुम मुझसे और काचिन के बायोलॉजिकल डैड से रिवेंज लो, मेरी बेटी से तुम दूर रहो। तो कोंगसू कहता अच्छा आपको अपनी गलती का एहसास है। काचिन की माँ कहती कुछ चीजों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती जो मैंने नहीं की है, पर तुम्हारी चाची काफी हर्ट हुई, इस बात को मैं मानती हूँ। कोंगसू कहता है मेरी चाची ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिता दी तो क्या आपको कुछ पल अकेले बिताने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना कि अकेलापन क्या होता है। और चाहे जो हो जाए काचिन बस मेरे पास रहेगी, वो मेरी है। तो माँ कहती गुस्से में तुम्हें क्या लगता है सारी बातें जानने के बाद काचिन तुमसे प्यार करेगी, वो सह पाएगी। तो कोंगसू कहता जिसने जो किया उसे उसी गलती की सजा तो मिलनी चाहिए और मैंने काचिन के बायोलॉजिकल डैड यानी कि मिस्टर मो के ऊपर केस तो फाइल कर ही दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला।
और जैसे कॉन्गसू घर जाता है ना तो उसकी माँ उसके लगा ही देती है, बोलती है तुम दुश्मन की बेटी से प्यार कैसे कर सकते हो, क्या तुम अपनी चाची के बारे में भूल चुके हो। उसकी हिम्मत कैसे मेरी देवरानी के सामने आने की। तो कॉन्गसू कहता है माँ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो जानबूझ के नहीं आई थी। माँ कहती बस बहुत हुआ, मैंने कहा कि तुम काचिन को भूल जाओ। तो कॉन्गसू कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, काचिन ने क्या किया, उसकी क्या गलती है, जिसने गलती की मैं उसे सजा तो दे के रहूंगा। माँ कहती अगर सारी बातें काचिन को पता चली तो क्या वो तुमसे प्यार करेगी। कॉन्गसू कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता और मैं उससे खुद से दूर तो नहीं होने दूंगा, और गुस्से में चला जाता है। फिर आगे जब काचिन घर होती उसे अपने बायोलॉजिकल डैड का मैसेज आता है जो कि उसे मिलना चाहते हैं और बातें करना चाहते। उन्हें अचानक से याद आता है कि उनकी बेटी है। फिर आगे काचिन तो कैफे जाती जहाँ पर वो तो कॉन्गसू को देखती है अपने डैड के साथ में। कॉन्गसू कहता है तुमने मुझे याद क्यों किया। तो मिस्टर मू कहते हैं तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो ना, ऑफ कोर्स मिलना तो होगा। तो कॉन्गसू कहता है मैं जानता कि तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर काफी कर्जे हैं और लोन है, पर इतना जान लो कि मैं तुम्हारी 1 रुपए में भी मदद नहीं करने वाला। तो काचिन के पापा कहते हैं मानो ना मानो मैं तुम्हारा होने वाला ससुर हूँ और तुम्हें मुझे अंकल तो कहना पड़ेगा ना। इस पर कॉन्गसू कहता है तुम जैसे पर्सन को मैं अपना अंकल कहूँ, सपने में भी नहीं, मेरी आंटी की हालत की जिम्मेदार तो तुम हो। तो मिस्टर मू कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने बस वही गलती की है जो एक मैन करता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पर कॉन्गसू कहता है मैंने सोचा था कि मैं ही एक बैड पर्सन हूँ, पर मुझसे भी घटिया लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, तुम्हारे सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। मिस्टर मू कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। वो कहता है अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारी बेटी है। कॉन्गसू तो गुस्से में होता है, बोलता है अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारी बेटी तो मैं उसे सपने में भी ना देखता, और तुम्हें देखकर मैं तो डिस्गस्टिंग फील करता हूँ। मिस्टर मू बोलता है अच्छा तो फिर मेरी बेटी के बारे में क्या ख्याल है, क्या उसे देखकर तुम डिस्गस्टिंग फील नहीं करते। तो कॉन्गसू कहता है वो बस मेरे खेलने की चीज़ है और तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को बहुत ही फिक्र है ना अपनी बेटी की, तो मैं बहुत ही खुश हूँ काइचिन को अपने साथ रखकर। मिस्टर मू कहता अच्छा तो फिर तुम काइचिन से प्यार का नाटक कर रहे हो मुझसे और काइचिन की माँ से रिवेंज लेने के लिए, और हंसना स्टार्ट कर देते। कॉन्गसू कहता तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं काइचिन तुमने सारी बातें सुनी ना, तभी काइचिन तो अंदर आ जाती, उसे देखकर कॉन्गसू के तो होश उड़ जाते हैं कि उसने सारी बातें बस गुस्से में की थी मिस्टर मू को भड़काने के लिए, पर यहाँ पर सारी बातें तो उल्टी हो जाती और रोती है और बोलती है मिस्टर कॉन्गसू आई एम रियली सॉरी, मेरे पेरेंट्स ने आपकी फैमिली के साथ में बहुत ही गलत किया, सारी गलती मेरी है, मुझे तो पैदा नहीं होना चाहिए था इस दुनिया में। अब तो कॉन्गसू की हालत भी रोने जैसे हो जाती, समझ ही नहीं पाता क्या बोले। काइचिन कहते मैं फिर से माफी मांगती हूँ, मुझे आपकी लाइफ में आना नहीं चाहिए था। कॉन्गसू कहता है बस भी करो। काइचिन कहती है आखिर मैं इस गलती की भरपाई कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तभी यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है, उसे पैनिक अटैक आ जाते हैं। अब देखकर कॉन्गसू तो काफी डर जाता है। आगे से अस्पताल का जहाँ पर काइचिन की माँ तो मिस्टर मू को लगा ही देती है, बोलती तुम अपनी बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर मू कहते हैं मुझे क्या पता था इतनी छोटी सी बात को सहन नहीं कर पाएगी। काइचिन की माँ कहती तुम्हारी बेटी कितनी इमोशनल है, उसे अस्थमा है, वो थोड़ी भी स्ट्रेस में उसकी सांसें फूलने लगती है, क्या तुम्हें अपनी बेटी की जान की परवाह नहीं है, उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कि तभी यहाँ पर कॉन्गसू भी तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मिस्टर मू के वो तो अच्छी खासी कुटाई कर देता है। अब देखकर काइचिन की माँ तो यहाँ पर खुश होती है और कॉन्गसू गुस्से में कहते हैं मेरी चाची की तरफ से तुमने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया, काइचिन की लाइफ को, काइचिन की माँ की लाइफ को तुमने बर्बाद करके रख दिया। और यहाँ पर वो उसकी धुलाई कर देता है। और कुछ टाइम बाद अस्पताल में तो जीना आता है, चिल्लाते कॉन्गसू पे अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तुम और मैं जिंदगी भर के लिए दुश्मन बन जाएंगे और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ टाइम बाद तो बेहोश हालत में काइचिन बाहर आती, डॉक्टर कहते इनकी जान तो खतरे से बाहर है पर इन्हें कोई भी इमोशनली डैमेज नहीं होना चाहिए। अब कॉन्गसू काइचिन को देखने चाहता है तो जीन उसे रोक लेता है, कहते मेरी बहन को तुम्हारी जरूरत नहीं, और एयरपोर्ट से धक्का मार देता है, बोलता मैंने कहा ना मेरी बहन से दूर रहो। और काइचिन को लेकर वो तो चला जाता है। और जब काइचिन को होश आता है तो उसकी माँ उसे सारी बातें बताती है अपने अतीत के बारे में कि कैसे मिस्टर मू ने उसे धोखा दिया था। रिश्ते में आने से पहले उन्होंने कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है, सिंगल मैन बन के उसने उसके साथ शादी की थी। और जब वो मां बनने वाली थी उन्हें पता चला था कि मिस्टर मू की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर उन्होंने मिस्टर मू को तो छोड़ दिया था। और ये सारी बातें जानने के बाद माँ बेटी यहाँ पर दूसरे गले लगाते हैं और काफी रोते हैं। माँ कहती सारी गलती मेरी कि मैंने गलत मैन पे भरोसा किया, और काइचिन कहती माँ आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको भी तो फंसाया गया था ना।
फिर आगे रूम में तो जीन अपनी बहन की बहुत ही केयर कर रहा होता है, उसे एप्पल खाने के लिए देता है। बोलता है मैंने सुना है कि तुम और आंटी जा रहे हो अबाउट रहने के लिए। तो काचिन कहती हाँ। जीन तो उदास होता है, बोलता है तुम्हें मेरी मेंटली हेल्थ के बारे में थोड़ी भी फिक्र है क्या? मुझे तुमसे लड़ाई करने की आदत है और अकेले में क्या ही करूँगा। तो काचिन कहती मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं विदेश जाकर एक विदेशी मैन से शादी कर लूँ और फिर शादी के बाद ना मैं तुम्हें मिक्स विदेशी बेबी ला कर दूंगी, तुम उसके मामा बन जाओगे। कैसा आइडिया है? जिन कहता है बड़ा घटिया आइडिया है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा डिवोर्स लेना चाहते हैं। अगर डिवोर्स हो गया तो मेरे डैड की मेंटल हेल्थ के बारे में केयर कौन करेगा, उनका साथ कौन देगा? मैं डिवोर्स तो नहीं चाहता। तो काइचिन कहती तो क्यों ना हम उनके मैरिज सर्टिफिकेट को छुपा दे। जिन कहते तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग है। वैसे मैं कॉन्गसू से मिला था और मैंने उसकी कुटाई कर दी थी। तो काइचिन बोलती तुमने ऐसा क्यों किया? तो जिन कहता है मैंने कहा ना कि तुम कॉन्गसू से दूर रहोगी, उससे बात नहीं करोगी, ठीक है? तो काचिन उसे अस्पताल के बगीचे में घूमने ले जाने की बात करती है। तो जिन उसकी बातों को मान लेता है और बाहर तो कॉन्गसू दोनों को जाता हुआ देखता है। उसकी जान में जाना आती कि काचिन तो ठीक है और तभी उसे घर से कॉल आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा कहते मुझे काचिन की माँ की, मिस्टर मुक की और तुम्हारे चाची की सारी बातों के बारे में पता चल चुका है। मैं जानता हूँ उनकी कोई गलती नहीं थी और कॉन्गसू की हेल्प करने की बात करते हैं। फिर आगे घर पर जीन और काइचिन तो मॉम डैड से डिवोर्स ना करने की बात करते हैं। जिन कहता आंटी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पापा के साथ रहो, वैसे भी आप दोनों को एक दूसरे की साथ की ज़रूरत तो है ना, तो डिवोर्स क्यों ही करना। और आप दोनों कंपनी जाने के बारे में भूल जाओ, एक काम करो दोनों घूमने के लिए चले जाओ और हम दोनों ना अपने नए भाई या बहन के आने की तैयारी करते हैं, काफ़ी अच्छा होगा, हमारी फैमिली भी स्टेबल हो जाएगी ना। काइचिन यहाँ पर हंसती है। तभी माँ तो जिन के डैड से कहती है कि मैं शादी के बारे में सोचना चाहती हूँ। डैड उनके हाथों को पकड़ते हैं और कहते हैं मैं भी, हम इस फैमिली को तोड़ तो नहीं सकते ना, आखिरकार हम एक हैप्पी फैमिली है। और यहाँ पर सब डिसाइड करते कि दोनों का डिवोर्स नहीं होगा। जिनके डैड को काइचिन के मम के पार्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आखिरकार कॉन्गसू अपनी माँ के पास जाता है और सारी बातें बताता है। बोलता है मैं अपनी चाची के इलाज के लिए उन्हें विदेश भेज रहा हूँ, जहाँ जाकर वो अपनी लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट कर पाएंगी और वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और मिस्टर मो को तो उसकी गलती की सजा पुलिस दे के रहेगी। और जहाँ तक बात रही काइचिन की, तो मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। और फिर वो सीन आता है जिसका हम सबको बहुत इंतजार था। काइचिन तो कॉन्गसू का वेट कर रही थी। वो भागकर उसके पास आता है और कहता है मैंने सारी बातों को हैंडल कर लिया है। काइचिन उसकी आंखों में देखती है, कहती है मेरी सारी कमियों को अपनाने के लिए थैंक यू सो मच। कॉन्गसू मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा। सुनकर कॉन्गसू तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, कहता है मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करता। और फिर इसे देखते हैं कुछ महीने बाद का, जहाँ पर दोनों की तो शादी हो चुकी होती। कॉन्गसू तो सो रहा होता है। काइचिन उसे तकिए से मारती है और बोलती तुमने फिर से अपने मोजे मेरे कपड़ों के साथ में क्यों धो दिए। तो कॉन्गसू कहते बेबी कल रात को तुमने मुझे सोने नहीं दिया था और जल्दबाजी में मैंने कपड़ों को मिक्स कर दिया और देखो ना मैं कितना थक चुका हूँ। तो काइचिन बोलती मैंने कहा ना कि घुटनों पर आकर यहाँ पर बैठो। कॉन्गसू तो घुटनों पर बैठ जाता है। काइचिन बोलती तुम पूरे दिन घर पर बैठे रहते हो, काम पर क्या नहीं जाना? देखो दूसरे के पति रोज काम पर जाते हो और तुम होके मेरी सुनते नहीं हो, बस प्यार भरी बातें करते हो। तो कॉन्गसू कहता है बेबी पर मैं तो इस सिटी का प्रिंस हूं ना, मैं काम पर क्यों जाऊं? मैं घर से काम भी तो कर सकता हूँ ना, मेरी छुट्टी है। तो काइचिन कहती चुप रहो। उसके कानों खींचते बोलती मुझे जवाब दे रहे हो। तभी वहाँ पर जीना आता है। बोलता है बेचारा कॉन्गसू, काइचिन मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इसे घुटने पर बैठने के लिए मजबूर मत किया करो। क्या तुम अपने पति को परेशान करना भगवान के लिए बंद भी करोगी? बेचारा हमेशा रोता रहता है, हमारी सारी बातें तो सुनता है ना। और कॉन्गसू को उठाता है। कॉन्गसू तो बत्ती से दिखाता है, बोलता है थैंक यू। तो काइचिन कहती तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर पता होता कि तुम दोनों के बीच में इतना प्यार है ना, तो फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा देती। ये सुनकर दोनों तो हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हाथों को सेट करते कि तभी काइचिन तो काफी हंसती और मजाक उड़ाती है। और इसी हंसी मजाक के साथ में प्यार से ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। मिलती हूँ आपसे अगली प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।